की चिंता बहुत गंभीरता और संजीदगी के साथ करें। वो इसलिए जरूरी है कि आगे पर लंबे समय के लिए दंगा करने वालों के जहन में ये जो कानून की प्रक्रिया है, जो कानून है, हमारा संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसका एक भय उनके जहन में बना रहे और करने वालों को, कराने वालों को, दोनों को एक लंबे समय तक इस दंगों के परिणामों की याद दिलाता रहे। मान्यवर, अभी अभी मैंने सभी सदस्यों के भाषण सुने हैं। उसमें सबसे पहला सवाल काफी सदस्यों ने उठाया, मैं इसको कोई गैरवाजिब सवाल नहीं मानता हूं कि इतनी देर सरकार ने सदन में चर्चा के लिए क्यों की। 25 तारीख को दंगे समाप्त हुए, 2 तारीख को सदन चालू हुआ, इमीडिएट इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? और वो पूछने का अधिकार है और जवाब देना हमारा फर्ज भी है, धर्म भी है। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 24 तारीख दोपहर को ये रिसेंट दंगों की पहली सूचना आई और अंतिम सूचना 25 तारीख की रात्रि को 11 बजे आई। सिब्बल साहब ने मुद्दा उठाया, मैं इसका बाद में जवाब दूंगा, परंतु मैं रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं कि 25 तारीख की रात को 11 बजे सूचना आई। तो 2 तारीख को जब सदन शुरू हुआ तब दंगे समाप्त हो चुके थे। दंगों को समेटने के रास्ता साफ करना, उनका रिहेबिलिटेशन, उनके पुनर्वसन की चिंता, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। दंगे चलते हो और दंगों के लिए किसी के सुझाव लेने हो, कोई चिंता व्यक्त करनी हो, तो तब तो ये लाजमी है कि तुरंत ही इसकी चर्चा कराई जाए। परंतु जब दंगे समाप्त हो गई थी, पुलिस दंगों के कराने वालों के पीछे, जांच के पीछे लगी थी। डॉक्टर जो घायल थे उनको अच्छा करने में लगे थे और सामने होली का त्योहार भी था। होली के त्योहार के वक्त इस देश में कई बार दंगे भी हुए हैं और होली का त्योहार सद्भावना का भी त्योहार है। तो उस वक्त ये बहुत जरूरी था कि होली के त्योहार के वक्त ऐसी कोई चीज कहीं आइदर और साइड से ना आए कि जिसके कारण फिर से भावनाओं का भड़कना हो। केवल और केवल इसी आशय के साथ हमने कहा था कि 11 और 12 तारीख को दोनों सदनों में हम चर्चा कराएंगे। 11 तारीख को लोकसभा में कराएंगे, 12 तारीख को राज्यसभा में। इसके पीछे चर्चा से भागने का ना विचार था ना हो सकता है, क्योंकि सदन के अंदर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सदन जब मिल रहा है तब चर्चा होनी चाहिए। इसी सत्र में चर्चा के लिए हमने समय पहले से सभापति महोदय को निर्धारित कर हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की और ऑल पार्टी डेलीगेट्स की जो हमारी मीटिंग थी उसके अंदर कह दिया था। तो कहीं पर भी इस चर्चा के माध्यम से ये संदेश न जाए कि हमने चर्चा क्यों देरी करी, कुछ छिपाना था, कुछ भागना था, कुछ चीजों को हम सील्ड करना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस डेमोक्रेसी के अंदर, भारत के अंदर हमारी लोकतंत्र धीरे धीरे अब इस स्टेज पर पहुंचा है जिसमें कोई भी चीज को कोई छुपा नहीं सकता, छुपाना चाहे तो भी नहीं छुपा सकता। कम से कम इसका मुझे पूरा संज्ञान है मान्यवर। इसलिए किसी से भागने का सवाल नहीं था, केवल दंगे और न हो जाए और पुलिस का ध्यान, प्रशासन का ध्यान पूरा पुनर्वसन के लिए उनकी फिर से अपनी जगह पे अच्छे से बसाने के लिए और उनकी इलाज के लिए और दंगाइयों को पकड़ने के लिए रहे, इसीलिए हमने समय मांगा था। मान्यवर, दूसरा बड़ा सवाल जो मैं एक एक सदस्य के नाम से कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, मगर जो मीन निकल कर आया है, मैंने सब लिखा है, जो मीन निकल कर आया है इसका कह रहा हूं। उन्होंने कहा रायट्स, सब सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि रायट्स हुए उसके बाद में और रायट्स हो रहे थे उस वक्त रोकने के लिए क्या किया गया, और जिन्होंने रायट किए हैं कहीं इसको कोई आइडियोलॉजी के आधार पर, पार्टी के आधार पर सील तो नहीं किया जाएगा, कहीं निर्दोषों को फंसाने का कार्यक्रम नहीं होगा, कहीं जो अपने पराये के साथ कोई जांच तो नहीं होगी। इस प्रकार की भी शंका आशंकाएं
सदस्यों की ओर से हुई है। मैं सबसे पहले मान्यवर जो अब तक कार्यवाही हुई है वो सदन के सारे सदस्यों के ध्यान पर रखना चाहता हूं। मान्यवर दंगों के उपरांत अब तक 700 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और जिसने भी एफआईआर दिया है उसकी एफआईआर रजिस्टर करने में पुलिस ने कभी भी ना नहीं की है। एक बात, कपिल सिब्बल जी ने एफआईआर नंबर 80 का मामला उठाया। बहुत सारे थाने हैं, कौन सी 80 नंबर की एफआईआर, मैं इसको ध्यान से देखकर व्यक्तिगत रूप से सिब्बल साहब को फोन जरूर कर दूंगा। परंतु कई एफआईआर में इस प्रकार के मामले हुए कि एक एफआईआर रजिस्टर हो गई, दफाएं ठीक है, मगर दूसरा दिखने वाला भी एफआईआर लगाने आता है तो उसका स्टेटमेंट लिया जाता है और साथ में अटैच किया जाता है, क्योंकि एक गुना पर जब एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, दफाएं भी जो उनकी अलग कंप्लेन आई है इससे मैच करती है, मानो 302 लगती है तो 302 ऑलरेडी लग चुकी है, तब एक अलग एफआईआर नहीं कर सकते क्योंकि गुना एक ही है, मगर उनके स्टेटमेंट को एफआईआर के काम के लिए, जांच के काम के लिए रिकॉर्ड पर लेने की प्रक्रिया हो रही है। और इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हमने 12 के 12 थाने के तय कर दिए हैं जिनकी एडवाइस पर पुलिस काम कर रही है। तो 700 से अधिक प्राथमिकी दर्ज करने का काम पुलिस ने समाप्त कर दिया है और बहुत तेजी से कार्यवाही मान्यवर की है। कुल हिरासत और गिरफ्तारी मिलकर 2647 लोगों को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार किया गया। मान्यवर गिरफ्तारियां जो हो रही है वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एविडेंस के आधार पर हम कर रहे हैं। हमने दंगे समाप्त होने के दूसरे ही दिन एक एडवर्टाइज दी थी, आम जनता को दी थी और पुलिस आयुक्त ने सभी मीडिया हाउस को फोन कर रिक्वेस्ट की थी कि जिसके पास दंगे का कोई भी वीडियो फुटेज हो, किसी भी प्रकार का क्लिपिंग हो, तो कृपया ये ईमेल एड्रेस पर आप भेज दीजिए, इस व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और इधर और साइड से समाज सेवियों की ओर से, मीडिया कर्मियों की ओर से, जनता की ओर से और जनता के सभी वर्गों की ओर से लगभग ढेर सारे फुटेज हमारे पास उपलब्ध है जिसका हम डिटेल स्क्रूटनी कर रहे हैं। 25 कंप्यूटर के अंदर इनकी स्क्रूटनी की जांच दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर हो रही है। तो इससे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एविडेंस हमें मिल रहा है। और मैंने जैसे पहले कल कहा था, ओबरायन साहब ने एक थोड़ी आपत्ति भी दर्ज की कि भाई फेस आइडेंटिफिकेशन के आप जो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हो इसमें निजता का भंग हो रहा है। मान्यवर निजता के भंग का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं पहले रिकॉर्ड पर एक स्पष्ट कर दूं, इसके लिए आधार डेटा का हमने उपयोग नहीं किया है। कल गलतफहमी से कोई मीडिया ने चला दिया। मैंने सदन में यही कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड दोनों के डेटा जो है वो हमने फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग किए। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सदन को यह भी कहना चाहता हूं कि किसी की जान चली गई, कोई अपाहिज हो गया, किसी का घर जल गया और क्या निजता की बात कर रहे हो। पुलिस को अधिकार होना चाहिए मान्यवर कि जिसने दंगा किया है इसको वैज्ञानिक तरीके से लेकर कोर्ट के सामने खड़ा करे और कठोर से कठोर सजा देने की। और मान्यवर इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन का भंग नहीं किया है। इसलिए मैं ओबरायन साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने कोई निजता का भंग नहीं किया है। कल तक 1170 चेहरे आइडेंटिफाई हो गए थे। आज सुबह अपराह्न 12 बजे तक लगभग 1922 चेहरे और व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो सीधे दंगे की साइट पर दिख रहे हैं, दंगा करते हुए, लोगों का नुकसान करते हुए, लोगों को जलाते हुए, पथराव करते हुए या हत्या करते हुए। और उसमें से 336 उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से भी हमने डेटा मांगा था, इसके साथ भी किया गया है। एक सवाल उठाया गया है, उत्तर प्रदेश से लाया क्यों गया, उनको रोका क्यों नहीं गया। 24 तारीख की रात को 11 बजे ही उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को सील कर दिया गया था। ये हमारे ध्यान में होना है। मगर ये जिले जो है
जहां दंगा हुआ है वो उत्तर प्रदेश से एकदम सटे हुए हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी देशों की सीमाओं की तरह दो राज्यों की सीमाएं सील करना संभव नहीं होता है। फिर भी हर गाड़ियों का चेकिंग, उनके अंदर क्या मटेरियल पड़ा है, उनका आइडेंटिफिकेशन, गाड़ी के नंबर भी नोट किए गए हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ और गाड़ी की मालिकी के साथ भी इसका मिलान हो रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं और लगभग 50 ऐसे मामले निकाले हैं। मैं ये भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी संप्रदायों के घृणित अपराध के मामले हमने निकाले हैं, जिसमें किसी की जान गई है, धर्मस्थल तोड़े गए हो, किसी भी संप्रदाय के हो, या अस्पताल पर हमला हुआ हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर हमला हुआ हो, 2 हमारे जाबाज पुलिस अफसरों की हत्या हो गई, एक पथराव में मारा गया, एक की हत्या कर दी गई। ये सभी 50 मामले हमने 3 SIT, 2 थी, एक और बढ़ा रहे हैं, 3 SITओं के अंदर बांटकर इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन DIG और IG कक्षा के अधिकारी की सुपरविजन में हमने शुरू करा है। तो जो 50 गंभीर मामले हैं उसको हमने अलग लिया गया है। कई सारी घटनाओं में मान्यवर निजी हथियार चलने की भी घटनाएं आई हैं। ज्यादातर लाइसेंस बगैर के थे, ज्यादातर कंट्री मेड थे। ऐसे 49 मामले दर्ज किए गए, क्योंकि इजाओं पर से, मृत्यु के कारण पर से मालूम पड़ता है कि गोलीबारी से मरा है। लाइसेंस हथियार था या नहीं था वो भी, ऑटोमेटिक था या कंट्री मेड था वो भी मालूम पड़ता है। ये सब चीजों का ध्यान कर 49 मामले हमने दर्ज किए हैं। वो मामलों के अंदर 52 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और लगभग 125 जितने हथियार भी हमने जो राइट्स में उपयोग किए गए थे वो जब्त कर दिए हैं। मैं ये अब तक के आंकड़े कहता हूं, मैं नहीं मानता ये पर्याप्त है, और गहन जांच चल रही है, मगर ये अब तक किया जा चुका है। ये कहा गया कि भाई सामाजिक समितियां, शांति समितियां, दोनों संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा बिठाने का प्रयास करना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 तारीख की सुबह से ही हर पुलिस थाने के, दिल्ली के जहां राइट से नहीं, दिल्ली के हर पुलिस थाने की शांति समितियों की बैठक बुलाना शुरू कर दी थी और 26 तारीख तक ही हमने 321 अमन कमेटी की बैठकें बुलाकर सभी संप्रदाय के धर्मगुरु, सभी संप्रदाय के चुने हुए लोग, सभी पार्टियों के चुने हुए लोग और सभी संप्रदाय के लीडरान को इकट्ठा कर पुलिस ने दंगे न फैले इसलिए अपने अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए उनको विनंती करी थी। जो लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है, नाम हमारे पास उपलब्ध है, एड्रेस हमारे पास उपलब्ध है, उनकी सारी डिटेल हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर आती है। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए 40 से अधिक विशेष दलों का गठन किया है। वो उनके घर पर जाकर उनके फोन की ट्रेसिंग कर उनके आसपास पास पड़ोस में पूछकर उनको गिरफ्तार करने का स्पीड बढ़ा रहे हैं और गिरफ्तार करने का प्रयास करें। उनका स्पेशल यही काम है। वो 40 दल जो है वो इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं करते, सिर्फ गिरफ्तारी करने के लिए सबके घर पर जाकर जो हमें मिला है। अब ये सवाल आया कि षड्यंत्र है, ऐसा मैंने कहा, वो मैं बाद में आऊंगा, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं सदन को बड़ी गंभीरता के साथ। मैं संस्था का नाम अभी देना नहीं चाहता, परंतु 24 तारीख के पहले ही हमारे पास एजेंसियों के माध्यम से सूचना आ चुकी थी कि पैसे विदेश से भी आए हैं, पैसे देश से भी दिल्ली में आए हैं और पैसे दिल्ली में बांटे गए। और वो पैसे जो बांटे गए हैं उनके लिए हमने उस वक्त ही जांच शुरू कर दी थी, मगर दुर्भाग्य से जांच प्राथमिक रूप से चल रही थी और दंगा हो गया। अब मैं इतना कह सकता हूं कि हम बहुत जल्द, दिल्ली पुलिस इसकी घोषणा करेगी, मगर पैसे भेजने के लिए, पैसे लेने के लिए, हवाला करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए हमने 5 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी कर दी है। कल 2 हुए थे, आज 3 हुए हैं, कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हमने कर दी है। इसके आधार पर मैंने कल सदन में कहा था कि षड्यंत्र है। स्पेशल सेल दिल्ली ने
सारे सोशल मीडिया को जब देखना चालू किया, ऑब्रायन साहब ने मुझे एक सवाल पूछा, बड़े शार्प क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई आपने कितने अकाउंट सील किए? सैकड़ों अकाउंट बंद करा दिए, जो दंगों के पहले और दंगों के दरमियान भी ये करते। मगर कुछ अकाउंट ऐसे निकले हैं जो दंगे के 2 दिन पहले शुरू हुए और 25 तारीख की रात को 12 बजे के पहले बंद हो गए, और उस पर केवल और केवल घृणा फैलाने का, नफरत फैलाने का, दंगा भड़काने का, अलग अलग प्रकार के बयानों को दिखाने का यही काम हुआ। तो ये जो बंद हुए हैं वो भी शायद मेरा भाषण सुन रहे होंगे, उनको लगता होगा कि हमने बंद करे, बच गए, पाताल में से ढूंढकर हम निकालेंगे और उनको कानून के सामने हम, क्योंकि वो बच नहीं सकते, उसकी फुटप्रिंट रहती है, वो बच नहीं सकते इस जमाने में। हम उनको ढूंढ लेंगे और कानून के सामने हम खड़ा करने का काम भी मान्यवर करेंगे। इसमें से 2 लोग आईएएस से संपर्कित भी मिले हैं, जिनके पास मटेरियल आईएएस से आता था, और वो मटेरियल का यहाँ पर भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन कर उसको नफरत को आगे फैलाने का काम करते थे। उनको भी हमने ऑलरेडी पकड़ लिया है। और मैं आज सदन को कहना चाहता हूं कि दोनों जांबाज पुलिस अफसर जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारे गए, अंकित शर्मा और रतनलाल, दोनों अफसरों को, मारने वाले व्यक्ति को और समूह को पूर्णतया गिरफ्तार करने का काम दिल्ली पुलिस ने समाप्त कर दिया। इसकी साजिश की जांच आगे चल रही है, मगर जिन्होंने चाकू चलाया उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आज उपलब्ध है, इसकी आवाज भी उपलब्ध है, और वो व्यक्ति भी आज पुलिस की कस्टडी में उपलब्ध है। और रतनलाल को भी जब पथराव हुआ तब जितने वीडियो फुटेज आए और इफेक्टिव पथराव करने वालों के चेहरे जो आइडेंटिफाई, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हमने लंबे समय तक इसका रिपीटेशन न हो, इसके लिए दिल्ली में दंगाइयों से जुर्माना वसूलने के लिए भी एक प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली हाई कोर्ट को हमने दे दिया है, क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति का। कल लोकसभा में एक सवाल उठाया गया कि अभी क्लेम कमिश्नर आप ऐसा अपॉइंट करोगे कि जो तो कुछ लोगों को तो करेगा, कुछ लोगों को नहीं करेगा। हमने क्लेम कमिश्नर के लिए कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया है, रिकॉर्ड साफ रहे। हमने दिल्ली के चीफ जस्टिस साहब को दिल्ली पुलिस ने थ्रू एलजी चिट्ठी लिखी है और उनको कहा है कि आप ही कोई जज की नियुक्ति करिए जो इसके क्लेम कमिश्नर। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सबके मन के अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार जांच को गंभीरता के साथ, वैज्ञानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से और द्रुत गति से, स्पीड से करना चाहती है। कहीं पर भी किसी के मन में दूर दूर तक देश के किसी भी कोने में और दिल्ली में विशेषकर ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि जो आरोप हम पर लग रहे हैं वो आरोप सही है क्या। और मैं इसलिए इस सदन के सामने ये सारी चीजें रखना चाहता हूं कि ऐसे आरोप कृपया आप आधार के बगैर न करें, और मैं सब जवाब देने के लिए आपको बंधा हुआ हूं, देने के लिए तैयार भी। ऐसी कोई चीज नहीं करी जाएगी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से सदन को और देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं करी जाएगी जिससे दंगा करने वाले को, किसी भी साइड का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, इसको किसी भी प्रकार की रियायत मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। एक क्लेम कमिश्नर भी हमने दिल्ली हाई कोर्ट के उसमें किया गया है। एक बहुत बड़ी बात करी कि भाई दिल्ली पुलिस फैल गई है, सूचना देने वाले ऑफिसर फैल गए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, देश का गृह मंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी भी है, आप मुझ पर आरोप लगाइए, दिल्ली पुलिस पर मत लगाइए। मैं पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद आपको कहता हूं कि सच अर्थ में दिल्ली पुलिस ने स्फूर्तता के साथ काम किया है। श्री आनंद शर्मा जी ने कहा कि 161 किलोमीटर में कल बोला, शायद मेरे बोलने में गलती हुई है या उनके सुनने में गलती हुई है, मैं वेरीफाई करूंगा। अगर मैं 161 किलोमीटर बोला हूं तो कल मुझे रिकॉर्ड
मुझे पूरा होने दीजिए ना शर्मा साहब। मेरा रिकॉर्ड मुझे सुधारना पड़ेगा। मेरा स्पीच अभी 48 घंटे नहीं हुए, मैं सुधार कर लूंगा। मगर ये 16 किलोमीटर का एरिया है और मैंने ये इसलिए मैच होगा क्योंकि मैंने प्रतिशत भी कहा था, कल प्रतिशत भी कहा था। तो मैंने कहा था कि दिल्ली में टोटल 1.70 करोड़ लोग रहते हैं। ये एरिया जो है वहां 20 लाख लोग रहते हैं करीब करीब। टोटल 4% क्षेत्र और 13% आबादी दंगों से प्रभावित हुई। 4% और 13% ये जो हुआ बहुत छोटा है कहने के लिए मैं नहीं कह रहा, इसको मैं गंभीरता से लेता हूं। एक भी व्यक्ति की जान जाना बहुत गंभीर बात है। यहां 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि ये बहुत कम हुआ है या इसका कोई महत्व नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि दंगों को जब इतना भड़काया हुआ वातावरण था तब भी दंगों को 4% क्षेत्र के अंदर दिल्ली पुलिस ने सीमित रखा है और सिर्फ 13% आबादी तक सीमित रखा है। हमने ये भी तो देखना पड़ेगा। दिल्ली में हर जिले में हिंदू और मुसलमान साथ में रहते हैं, सिख भाई साथ में रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मगर वो स्प्रेड नहीं हुआ, नहीं होने दिया गया। और वो सफलता केवल और केवल दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस ने काम किया। हमने ये बात दिल्ली पुलिस के मोराल के लिए भी महत्वपूर्ण है। और पूर्वोत्तर के 12 थाने टोटल प्रभावित हुए। मैं नाम लेना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत कम समय के अंदर, कम समय मतलब रिकॉर्ड पर मैं फिर से कह देता हूं कि 24 तारीख को अपराह्न पहले दंगे की सूचना मिली। धरना प्रदर्शन वगैरह की सूचना 23 से आती थी, परंतु दंगा जिसको कह सकते हैं, एक दूसरे के सामने खड़ा रह जाना और संघर्ष करना या पुलिस के सामने संघर्ष करना, वो 24 तारीख के अपराह्न मिली है। और अंतिम सूचना हमें गोकुलपुरी इलाके से 25 तारीख 2020 की रात को 11 बजे मिली है। उसके बाद कोई गंभीर प्रकार की सूचनाएं नहीं मिली। इसके बाद मृतकों के शरीर जरूर पाए गए, लाशें पाई गई है, मगर उसके पोस्टमार्टम में उनका जो समय आता है ये 25 तारीख के शाम के 6 बजे के पहले का है। तो इतनी बड़ी आपाधापी हुई थी, इतने गहरे दंगे हुए, तो पहले सारी की सारे मारे गए या घायल हुए वो लोग पुलिस के रजिस्ट्रेशन में नहीं आए, कहीं कहीं से मिली है और उसको बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को साथ में रखकर ढूंढना पड़ा है वो दुर्भाग्य व्यक्तियों का। मगर जब पोस्टमार्टम हुआ तब जो समय आया है वो 25 फरवरी रात को 11 बजे के पहले। तो केवल 36 घंटों के लिए ये घटनाएं हुई हैं। केवल शब्द का आप गलत अर्थ फिर से मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गलत अर्थ मत निकालिए। 1 मिनट भी दंगा नहीं होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है, इस सरकार का भी मानना है और दिल्ली पुलिस का भी मानना है। परंतु इतनी भीषण दोनों ओर से उकसाऊ घटनाएं होने के बाद 36 घंटे में इसको कंट्रोल कर दिया गया है, वो हम सबके कल्याण। एक आता है, संजय सिंह जी ने कहा कि सीएम के दिल्ली के सीएम श्रीमान केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मिलिट्री ला देनी चाहिए थी। 25 तारीख को हम 12 बजे बैठे थे, जिसमें दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, केजरीवाल जी थे, नेता प्रतिपक्ष थे, विपक्ष के नेता थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मैं भी था, दिल्ली के आयुक्त थे, होम सेक्रेटरी थे, आईबी के चीफ थे, सारे लोग बैठे थे। उस वक्त ऐसा कोई सुझाव नहीं आया था। 27 तारीख को उन्होंने कहा कि मिलिट्री बुला लीजिए, तब दंगा शांत हो चुका था। 25 की रात को 11 बजे दंगा शांत हो गया। अब इसको पॉलिटिकल ही बोलते जाना कि भाई मिलिट्री क्यों नहीं लाए, मिलिट्री क्यों नहीं लाए, मिलिट्री क्यों नहीं लाए, तब तो मुझे सुनना पड़ेगा डेमोक्रेसी है, मगर इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड पर दंगा 25 तारीख की रात को शांत हो गया। उनकी बड़ी आवाज को मैं भी समझ सकता हूं, उनकी इमोशन को भी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनके काउंसिलर के घर से ढेर सारी चीजें पकड़ी गई, उनको सस्पेंड करना पड़ा। मैं पूरे भाषण को पॉलिटिकल करना नहीं चाहता, मगर इतना पॉलिटिकल जब आप बोलोगे भाई तो मुझे भी स्पष्टता करनी पड़ेगी। मैं एक रिकॉर्ड क्लियर रहे इसलिए कहता हूं, 22, 23, 24, 25, 26, 27 टोटल सीआरपी और दिल्ली पुलिस। जब बैठिए आप
अपने आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नॉट यील्डिंग। मान्यवर 22, 23, 24, 25, 26 को जितनी सीआरपीएफ चाहिए थी पुलिस आयुक्त के हवाले कर दी गई। दिल्ली पुलिस को भी पूरा कंसंट्रेट कर सीमाओं में डाल दिया गया, परंतु इसके साथ जहां दंगा होने की संभावना है वहां पर भी तो डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो सवाल उठाए जा रहे थे 80 कंपनियां थी, फिर क्यों हुआ? इतने छोटे से एक क्षेत्र में 80 कंपनियां थी, क्या कर रही थी? तो भाई हमें चांदनी चौक भी संभालना था, हमें मुस्तफाबाद भी संभालना था। जहां और जगह पे दंगे हो की संभावना है वहां पर भी तैनाती करनी पड़ती है। तो मैं किसी सदस्य के जवाब में नहीं कह रहा, मैं वास्तविक स्थिति बता रहा हूं कि पुलिस की स्थिति क्या थी। मान्यवर, अब मैं थोड़ा भाषणों के लिए बहुत सारी बातें हुई यहां पर, हेट स्पीचेस के लिए बहुत सारी बातें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि हेट स्पीचेस सीएए के लाने के तुरंत बाद शुरू हुई। पूरे देश भर में, बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में माइनॉरिटी के मन में और विशेषकर मुसलमान भाइयों बहनों के मन में एक भय बैठा दिया गया कि आपकी नागरिकता सीएए छीन लेगा। इस सदन में सारी पार्टियों के नेता उपलब्ध हैं, सारे लोग हैं। मैंने सबके जवाब नाम दे कर दिए थे कि भाई मुझे कोई धारा बता दो, कोई क्लॉज बता दो जिसके अंदर ये कानून में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रोविजन हो, किसी धारा का उपयोग कर किसी की नागरिकता छीन सकते, ऐसे दूर दूर तक दूरबीन से भी दिखाई पड़ता हूं। मैं आज भी कहना चाहता हूं देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कि ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का। और कृपया हम आज क्या तय कर सकते हैं, सारी पार्टियां एक होकर कहें कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जानी सकती, एक होकर सब कहें, तब नहीं होंगे दंगे, तब नहीं फैलेंगी दफड़त। किसके आधार पर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चले हैं? कौन भोग बना है? और मैं कहता हूं कि ये सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता है। सीएए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं सिब्बल साहब, मैं बता पहले जब कहे तो बताइए। मैं सीएए की बात कर रहा हूं, नाम लेने से क्या? मैं सीएए की बात, आप बैठे ना, बेटी कुछ और गृह मंत्री जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता के छीनेगा, हम नहीं कह रहे। साहब एक मिनट, बात तो सुन लीजिए। आप अरे नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए। अब मेरी बात तो सुन। मान्यवर, मेरी बात सिब्बल साहब, गुलाम नबी साहब करते हुए नॉट यील्डिंग। कहता है, कानून ये कहता है कि जब एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल, बात तो सुनिए मेरी, एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे। और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो जाकर को पूछेगा, ये भी बता देता हूं। उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल, उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है, ये सब लोगों के। प्लीज सिब्बल साहब, मैं रिकॉर्ड पे कुछ कहना चाहता हूं, शायद आपके काम में बैठिए। सिब्बल जी बैठ जाइए। मैं बता देता हूं सब, मैं बताता हूं आपको, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ। मान्यवर,
मान्यवर, मैं कितने भाषण कोट कर सकता हूं श्रीमान कपिल सिब्बल की पार्टी के नेताओं के, जो कहते हैं सीएए माइनॉरिटी के खिलाफ। बता दे किस तरह से माइनॉरिटी के खिलाफ किसी के। मैं आपको बताता हूं मान्यवर, मान्यवर कपिल सिब्बल साहब, मान्यवर माननीय सदस्य ने, बेटे बेटे मत बोलिए ना। माननीय सदस्य ने कहा कि एनपीआर के अंदर डॉक्यूमेंट मांगेंगे। मैंने खुद स्पष्टता करी है, प्रेस रिलीज किया है कि एनपीआर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा पहले के एनपीआर में भी नहीं मांगा गया था, इसमें भी नहीं मांगा जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा था इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करें, इसकी भी स्पष्टता प्रेस रिलीज कर दी है कि जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी देने के लिए आप आजाद हो, पूरा ऑप्शनल है। तीसरा, लेकिन ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया, ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया। एक मिनट, मैं लोकसभा, मान्यवर मैं आपको बताता हूं, चलो आपने अब तक नहीं सुना, मेरी बात आप तक नहीं पहुंची, तो मैं अभी कह देता हूं, लीजिए पहुंच गई, आमने सामने बैठे हैं, कृपया आप समर्थन करिए। मैं आपको भाई एक मिनट, मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक, दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डीबी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। अब मेरी बात तो समझ लो, किसी को, इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात आप बता दीजिए सदन में क्या। मैंने बताया ना, जिसकी इंफॉर्मेशन खाली होगी उसको डी में डाला जाएगा, जो आपने कहा। अरे सुनो ना, अरे बैठ जाओ, मान्यवर मुझे पूरी बात कहने दो। अरे पूरी बात तो कहने दो, बैठ जाओ पहले। एक मिनट मुझे सुनकर बताओ, एक मिनट। अरे मुझे सुनकर बताओ, पूरी बात सुनो पहले पूरी बात सुनो। एक मिनट ओ डायरेक्ट, एक मिनट मुझे सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, बैठ जाइए, मैं जवाब देता हूं ना। अरे विनय विश्वम जी, मैं जवाब देता हूं, सुनिए तो। मुझे बोलने भी नहीं देंगे यार। एक सेकंड, आप सुनिए ना, मगर भाई को बैठिए भैया, थोड़ी सहिष्णुता बढ़ाइए, मुझे बोलने भी नहीं देंगे। तो मर गया। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अजीब, सुनिए, अभी मेरा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ, खड़े हो गए। जिसकी जगह खाली होगी कोई भी, इसको डी लगा देंगे। जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आप बोले अभी, मान्यवर एक सेकंड, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। एक मिनट। आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। अच्छा ठीक। अब फिर भी सुनो भाई, अरे फिर क्यों बात कर रहे हो? फिर भी बैठ जाए हलवाई जी, 2 मिनट बैठिए। मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद, आप बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए ना। मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद सबसे वरिष्ठ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। आनंद शर्मा जी गृह समिति, हमारी गृह की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं।
विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में डाउट है, गुलाम नबी साहब प्लीज लेकर आप आइए, मैं प्रायोरिटी के साथ आपको समय दूंगा। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और इस भ्रम का मुझे कोई आपत्ति नहीं इस पर चर्चा। अफसरों की उपस्थिति में एक सेकंड बैठ जाइए ना भाई। सर इनको कंप्लीट करना दीजिए। मान्यवर मैं कहता हूं नहीं आनंद जी He should be allowed to give the answer. They will not clear him out and then they'll walk out. शर्मा जी एक मिनट माननीय मंत्री जी बोलने दीजिए भाई। अरे भाई सुनो, मान्यवर, मैंने कहा कि गुलाम नबी साहब सभी विपक्ष के दल के 1-2 चुनिंदा लोगों का सांसद के साथ जो मेरे साथ चर्चा करने आना चाहता हो लेकर आइए। आनंद शर्मा हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, वो भी आए। ये विषय पर एक सेकंड, अरे सुनो ना। मगर अध्यक्ष जी क्या बना रहे इनको देखिए, मंत्री जी बोल रहे हैं, बीच में इस प्रकार का व्यवधान खड़ा करना गरिमापूर्ण नहीं है। जब इनका वक्तव्य पूरा हो जाए तो आपको कुछ पूछना है तो वो उसका उत्तर देने के लिए अनुकूलता होने से उत्तर देंगे। मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अभी राइट्स पर चर्चा हो रही है। एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी गुलाम नबी साहब आइए, 1 या 2 दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा और हम सार्थक चर्चा करेंगे, अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे जिससे सारे भ्रमों का निरसन हो जाए। और बाद में मैं ये विनंती सारे विपक्षी दलों को करता चाहूं, बहुत हो गया, सीए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। नहीं मगर उसमें आ जाओ ना भाई, उसमें आ जाओ ना डायरेक्ट भाई। आप भी आना। मान्यवर not yielding. There बैठिए, please sit down. Please sit down. मान्यवर, I'm not allowing you. He is not yielding. I'm not allowing you. Please. He is not allowing you. This is not done. डायरेक्ट आप प्रतिनिधि मंडल में आ जाइए He डायरेक्ट। is not yielding. गुलाम नबी आजाद के वरिष्ठता में Please. देर बैठी। मान्यवर, Please sit down. Yes. मान्यवर, दोनों ओर से हेट स्पीचेस की बात हुई, हम सब ने स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है सीए के लिए आपके मन में कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, जो भी था, मगर देश के मुसलमान भाई बहनों के मन में, माइनॉरिटी के मन में एक बड़ा इसके कारण शंका का वातावरण खड़ा हुआ है। इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, इसका निरसन करना चाहिए। इसका मान्यवर, मैं किसी के नाम वगैरह देना नहीं चाहता, परंतु हेट स्पीचेस के लिए जो बातें की गई और कुछ सदस्यों ने सीआरपीसी के और आईपीसी के दफाएं भी कोट की, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि रिसेंटली जो राइट्स हुए उसके पहले क्या हुआ। मान्यवर, 15 दिसंबर को 14 दिसंबर को शाहीनबाग नहीं हुआ था। शाहीनबाग को शांत प्रोटेस्ट है, हमने कभी इस प्रकार से नहीं कहा कि भाई किसी को अधिकार नहीं। सवाल लोगों की सुविधा का है, लोगों की सुविधाएं नहीं तोड़ना चाहिए। एक प्रदर्शन की एक जगह होती है, वहां बैठकर प्रदर्शन करना चाहिए और ऐसी जगह भी दिल्ली में निश्चित है। हजारों हमने भी किए, आपने भी किए, प्रदर्शन करने की जगह वहां सब बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु 14 दिसंबर को जो भाषण हुए मान्यवर रामलीला मैदान में, इसके अंदर काफी सदस्यों ने कहा है कि आर पार की लड़ाई करिए, नहीं निकलेंगे तो कायर कहलाए जाओगे,
अब उसके बाद 15 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना हुआ मान्यवर, और उसी दिनों में पहली बार प्रोटेस्ट हुई। हालांकि वो कौमी दंगे नहीं थे, प्रोटेस्ट करने वाले और पुलिस के बीच की झड़प थी। ये 15 को ही हुआ। तो हेट स्पीचेस का असर किसका हुआ है वो मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। 17 फरवरी को एक युवा ने अमरावती महाराष्ट्र में भाषण कर दिया कि जब ट्रंप यहां पर आते हैं, विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, तब मालूम पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों के सामने हमारी भावनाएं क्या है। रोड पर आ जाइए और ताकत दिखाइए। ये हेट स्पीच का सीधा असर 24 तारीख को दिखा, 23 तारीख को दिखा। 23 तारीख को 7-8 धरने लग गए। ये हेट स्पीच का असर है। 19 फरवरी को एक पार्टी के नेता ने कहा कि हम 15 करोड़ है, चिंता की बात नहीं, हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। मान्यवर बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे होगा सर? महाराष्ट्र में किनका मान्यवर? और बाद में 23 तारीख को 7-8 जगह पे ये नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के अंदर धरना की शुरुआत हुई, और उसके बाद में इससे बढ़ते बढ़ते जो एंटी सीए प्रोटेस्ट था वो धीरे 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 कम्युनल दंगों में कन्वर्ट हुआ। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हेट स्पीचेस किसी की भी बख्शनी नहीं, आपस में बातचीत नहीं। और ये जो जज की ट्रांसफर की बात है, कानून मंत्री जी ने ढंग से इसकी सफाई दी है, मगर देश और दुनिया के सामने आना चाहिए कि जज की ट्रांसफर का ऑर्डर सिर्फ भारत सरकार करती है। ट्रांसफर की सिफारिश कॉलेजियम करता है। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठता है, उनकी सिफारिश होती है, बाद में जज की कंसेंट ली जाती है। और इस केस में सिफारिश भी 12 फरवरी को आ गई थी, जज की कंसेंट भी 2 दिन पहले आई थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिर्फ उस दिन निकला है। तो इसको किसी केस विशेष के साथ एक सेकंड भाई, अब ये क्या रनिंग कमेंट्री? अब मुझे सुनिए ना अध्यक्ष जी, आप संरक्षण दीजिए, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ठीक, इसका किसी एक केस के लिए जुड़ाव नहीं है। और मैं दूसरा भी पक्ष कहना चाहता हूं, 3 लोगों का ट्रांसफर हुआ, एक सेकंड, 3 लोगों का ट्रांसफर हुआ और सबकी कंसेंट है, रिकॉर्ड पर है। और मैं एक क्या विचार है कि एक ही जज हमारे पास न्याय कर सकेंगे, दूसरे जज क्या न्याय नहीं करेंगे? एक ही जज न्याय कर पाएंगे क्या? ये किस प्रकार की मानसिकता है कि एक ही जज हमारे साथ न्याय करेंगे? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि फला जज साहब है वही न्याय करेंगे और बाकी सब अन्याय कर देंगे? ये रूटीन ट्रांसफर है मान्यवर। जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर सरकार का दखल, आप भी सरकार में रहे हो साहब, बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा हम वापिस भेज सकते हैं, वो दोबारा भेज दे तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और मैं तो ये मानसिकता का भी विरोधी हूं कि पर्टिकुलर वाई पर्टिकुलर जज, वाई पर्टिकुलर जज, एक जज क्यों? दूसरे जज पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है दूसरे जज पर भरोसा? दूसरा भी जज है। क्या बेतुका बातें हम लोगों के सामने फैलाते हैं, सदन के अंदर बोलते हैं, हमारी जुडिशियरी के लिए क्या संदेश भेजना चाहते हैं? इस प्रकार से मान्यवर नहीं चलता। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो हेट स्पीचेस हुई हैं, वो हेट स्पीचेस पैसा भेजने की साजिश, कुछ अकाउंट्स का 23 तारीख के पहले खुलना और 25 तारीख की रात को बंद हो जाना, ट्रंप जब आए तब ताकत दिखाना है, और उसी वक्त एक सीमित समय में दंगे होना। और कुछ लोग तो एकदम, कुछ सदस्य इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट्स हैं। मैं इतना कॉमन सेंस तो भैया आप इस्तेमाल करो, जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हो, मेजबान देश के प्रधानमंत्री हो, तब मेरी सरकार स्टेट स्पॉन्सर राइट का मुहूर्त ऐसा निकालेगी क्या? जरा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो भाई, क्या आरोप लगा रहे हो? दंगे कराना हमारी फितरत नहीं है साहब,
हमारी फितरत है दंगे करने को ढूंढ ढूंढ कर जेल की सलाह। और मैं जो कहता हूं, मेरी पार्टी के साथ, मेरी आइडियोलॉजी के साथ दंगों को जोड़ने का प्रयास आजादी से हो रहा है, मगर साहब आंकड़े कुछ अलग है, आंकड़े कुछ अलग है। 1967 बीजेपी सत्ता में नहीं, 69 सत्ता में नहीं, 67 रांची हम सत्ता में नहीं थे, 67 अहमदाबाद हम नहीं थे, सब बोलता हूं सुनिए जरा, जलगांव 70 हम सत्ता में नहीं थे, जमशेदपुर 79 हम सत्ता में नहीं थे, मुरादाबाद 80 हम सत्ता में नहीं थे, आसाम 83 हम सत्ता में नहीं थे, अहमदाबाद 85 हम सत्ता में नहीं थे, भागलपुर 89 हम सत्ता में नहीं थे, 89 दिल्ली हम सत्ता में नहीं थे, 90 हैदराबाद हम सत्ता में नहीं थे, अलीगढ़ 90 हम सत्ता में नहीं थे, सूरत 92 हम सत्ता में नहीं थे, कानपुर 92 हम सत्ता में नहीं थे, भोपाल 92 हम सत्ता में नहीं थे, 93 मुरादाबाद 93 मुंबई। बैठिए, सुनना पड़ेगा। नॉट प्लीज सिट डाउन। मैं बोलूं सर? मान्यवर 93 मुंबई हम सत्ता में नहीं थे, हम सत्ता में थे सिर्फ गुजरात में राइट्स हुए, राइट्स में मरने वाले 76% लोग कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं। मेरी पार्टी पर क्या आरोप लगाते हैं? मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मान्यवर, मगर शासन किसका था? शासन किसका था? मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में दंगे हुए, इन्होंने भी इसको शांत करने का प्रयास किया होगा, हमारे समय में हुए, हम भी कर रहे हैं, परंतु इसको मेरी पार्टी और मेरी आइडियोलॉजी के माथे बढ़ने का प्रयास निंदनीय है, जब हकीकत उल्टी है कि 76% लोग राइट्स में मारे गए हैं, कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं। ये रिकॉर्ड है मान्यवर, रिकॉर्ड। अरे सुनना पड़ेगा, शुरुआत मैंने नहीं की है, शुरुआत मैंने नहीं की है साहब, उनको सुनना पड़ेगा। मान्यवर मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया के सारे लोग भी जो उपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को भी विनती करना चाहता हूं, सारी पार्टी के लीडरों को भी विनती करना चाहता हूं कि अभी ऐसा कुछ न करें जिससे ताजा जख्म हरे हो जाए। हम सब सहयोग करें प्रशासन का, हम सब सहयोग करें पुलिस का, और जो मारे गए हैं उनके परिवारों के पुनर्वसन का, जिनका नुकसान हुआ है उनके परिवारों के पुनर्वसन का। मैं फिर से अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सीएए के कारण, एनपीआर के कारण मेहरबानी कर इस देश की माइनॉरिटी के एक भी व्यक्ति को शंका न रखें। मैंने सभी सदस्यों को कहा है, गुलाम नबी जी के नेतृत्व में, आनंद शर्मा के नेतृत्व में, जिसको भी कोई कंफ्यूजन है कृपया आप मेरे पास आइए, मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह से किसी की भी हानि नहीं हो सकती। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मर गए हैं उनके परिवारों के नुकसान की भरपाई मैं नहीं कर सकता, मैं ईश्वर नहीं हूं मान्यवर, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिनके घर जले हैं, दुकानें जली है, जिनके शरीर को ईजा आई है और जिनके परिवारों की जान चली गई है, आप इतना भरोसा रखना, एक भी दंगाई छूट न पाए, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी का, इसका हम भरोसा करें। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे